हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। ब्रिज कोर्स में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम ब्रिज कोर्स देखने वाले, जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटी शीट 1। तो सबसे पहले देखो, हमें इस एक्टिविटी से क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड में आपको दिया है साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द ह्यूमन ईयर, देन ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसमें अंडरस्टैंड करनी है। और इसके लिए आपको रेफरेंस दिया हुआ है स्टैंडर्ड 9 का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड। तो आपने ये तो देखा होगा, या आपके पास अगर बुक है 9 की तो आप उसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड। अब उसमें देखो, इसमें से आपको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसमें से आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें 3 पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने हैं। तो पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस concept related in everyday life and solve the various related problem। हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि हमें यहाँ से क्या करना है, टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस साउंड रिलेटेड कंसेप्ट इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में जो वेरियस साउंड से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसका इंपॉर्टेंस हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है, दैट इज़ टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सोनार स्टेशंस एंड एक्सप्लेन। हमें सोनार स्टेशन के डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, ये सब हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट क्या है, टू एक्सप्लेन द साउंड रिलेटेड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। साउंड रिलेटेड जो भी फंक्शंस है हमारे ह्यूमन ईयर के, ठीक है, ह्यूमन ईयर के जो साउंड रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से हेल्प से हमें साउंड रिलेटेड फंक्शन एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट सब हमें अंडरस्टैंड करना है, बस जस्ट ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन उसके बाद लेट्स टू का लुक। देखो यहाँ पे साउंड वेव के बारे में आपको गिवन है। तो साउंड वेव क्या है, साउंड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, ये एनर्जी का फॉर्म है। हमें आवाज़ आता है, मतलब इसमें भी क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी है जिसकी वजह से हमें आवाज़ आती है। तो साउंड क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। और उसके वजह से, उस एनर्जी के वजह से क्या आता है, सेंसेशन आता है हियरिंग का इन अवर ईयर्स। हमारे कानों में जो आवाज़ आता है, जो सेंसेशन हमें आता है कि तो जब आवाज़ हमें आना था तो एक पर्टिकुलर सेंसेशन हमें होता है, उस सेंसेशन की वजह से हमें आवाज़ आता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि साउंड जो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसकी वजह से वो हमें, और वो जो साउंड है ये एनर्जी का फॉर्म है, और वो एक पर्टिकुलर सेंसेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें आवाज़ आता है। एंड दिस एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव। और ये जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में होती है, ये जो साउंड को हमने बोला कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में होती है। मतलब वो एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जिसको हम बोलते हैं साउंड वेव। क्लियर हो गया। तो हमारा पॉइंट कौन सा था, साउंड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ये एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी जो है वो किसका फॉर्म है, वेव का। आई होप को क्लियर हो गया होगा। साउंड जो है, साउंड क्या है, इट्स अ एनर्जी, और एनर्जी क्या है, इट्स अ वेव। मतलब इनडायरेक्टली हमारा जो साउंड है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, एंड वो एनर्जी, उसमें भी एनर्जी रहेगी। तो विदाउट एनर्जी तो वो ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ द वेव एंड द मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। आपको ये भी पता है कि साउंड का अगर हमें प्रोपोगेशन करना है, साउंड अगर ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसको मीडियम तो रिक्वायर्ड रहती है। अब मीडियम जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, गैशियस मीडियम होती है, लिक्विड मीडियम होती है, सॉलिड मीडियम होती है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की मीडियम होती है जिसके थ्रू वो वेव ट्रैवल करती है। ठीक है, तो साउंड वेव को भी अगर आगे जाना है, प्रोपोगेट होना है, तो उसके लिए भी मीडियम नेसेसरी है। जैसे एयर के थ्रू, एयर अगर एटमॉस्फेयर में एयर है तो एयर के थ्रू साउंड वेव अपने आप आराम से प्रोपोगेट हो सकती है। इसलिए वहाँ पे दिया है प्रोपोगेट होना मतलब आगे ट्रैवल करना, आगे कंटिन्यू जाना।
तो इसीलिए बोला है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को आगे प्रोपोगेट होने के लिए क्या ज़रूरी है, मीडियम की ज़रूरत रहती है, तब जाके वो साउंड वेव ट्रैवल करती है। देन उसके बाद साउंड वेव गिव राइज टू अ चेन ऑफ कंप्रेशन, that is place of higher density and rare fraction that is a place of lower density in the medium। जब साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जब अगर मीडियम मैंने एज ए एयर कंसिडर किया, जब साउंड वेव एयर से जब ट्रैवल करती है तब वहाँ पे दो टाइप के रीजन तैयार होते हैं, दैट इज़ अ प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी और दूसरा जनरेट होता है प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी। ठीक है, सो जब साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में से, क्योंकि एयर ये मीडियम है, और जब साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर में से तब क्या होता है वहाँ पे, जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी एयर में से तो उसमें क्या होता है कि साउंड वेव जब ट्रैवल करेगी तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे पार्टिकल्स रहेंगे मीडियम में तो वो वाइब्रेट होंगे। कि जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको ये साउंड वेव के बारे में अगर स्टडी करा तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम हैमर करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, जब ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या करेंगे, हैमर करेंगे तो वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा। अब वो वाइब्रेट होगा मतलब कैसे, वो टू एंड फ्रो मोशन शो, कौन सी मोशन शो करेगा, टू एंड फ्रो मोशन वो शो करेगा। अब टू एंड फ्रो मोशन मतलब कौन सी मोशन, सेकेंड, टू एंड फ्रो मोशन मतलब कौन सी मोशन रहेगी वहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन में जो मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो क्या करेगा, आगे पीछे मूव होगा। जैसे हम एरो शो करते हैं वैसे, ठीक है, जैसे ये इस टाइप का टू एंड फ्रो मतलब यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ ऐसे 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 उसका ट्रैवलिंग होते रहेगा। वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही ट्रैवल करेगा। मतलब उसकी मोशन कौन सी रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट होता है तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन शो करता है। ठीक है, और वो ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम हैमर करते हैं तब वहाँ पे साउंड भी क्रिएट होता है। उस ट्यूनिंग फॉर्क का जो ट्यूनिंग की जो फॉर्क है, तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो भी टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट होता है, एज वो साउंड भी क्रिएट करते हैं। तो जब वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब उस ट्यूनिंग फॉर्क के जो फॉर्क है, ठीक है, वो अगर फॉरवर्ड मूव होंगे तब इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट एंड क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। वहाँ पे दिया है कि जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होने के बाद वो साउंड क्रिएट करता है तो दैट टाइम क्या होता है, वो साउंड वेव ट्रैवल करती है, एयर में से ट्रैवल करती है। तो जब ट्यूनिंग फॉर्क का मोशन, जो ट्यूनिंग फॉर्क है, जब वो पुश होगा आगे, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसके सामने जो एयर है उसको कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड मूव होता है, तब क्या होता है, इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट एंड क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तब वो क्या करता है, इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर, वो एयर को, उसके सामने जो भी एयर है उस एयर को वो पुश करता है, ढकेलता है और कंप्रेस करता है। और ढकेलने की वजह से, कंप्रेस करने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो, मतलब जो वेव है वो बहुत कंप्रेस हो जाती है और वेव में पार्टिकल्स भी रहते हैं वो बहुत कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वो फॉरवर्ड मूव होता है, और दैट रीजन ऑफ हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, कंप्रेशन। और ये जो कंप्रेशन है स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है ट्यूनिंग फॉर्क, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से वो दूर दूर जाना स्टार्ट करता है। समझ में आया? तो वो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, जैसे जैसे कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन वहाँ पे फॉर्म होता है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर वहाँ पे फॉर्म होता है, तो वैसे वैसे वो जो कंप्रेशन है वो धीरे धीरे आपको आगे
ट्रैवल करते हुए दिखता है, वो दूर जाने की कोशिश करता है उस ऑब्जेक्ट से, लेकिन वहाँ पे कंप्रेशन वाला रीजन तो बनेगा। अब ये कब बनेगा, आपको समझ में आ गया कि जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हो तो वो टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, और टू एंड फ्रो मोशन में जब वो फ्लो मोशन शो करेगा, मतलब उस केस में जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब उसकी मूवमेंट होगी या फिर वो वाइब्रेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसके सामने वाले एयर को क्या करेगा, पुश करके उसको कंप्रेस कर देगा। और जब वो पुश करके कंप्रेस करता है तो वहाँ पे एक रीजन जनरेट होता है जो एकदम ट्यूनिंग फॉर्क के क्लोजर होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन। तो ये क्या है, ये जो एरिया यहाँ पे शो किया वो क्या है, इट्स अ रीजन ऑफ कंप्रेशन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ये कंप्रेशन धीरे धीरे दूर भी चला जाता है, जैसे जैसे उसका मूवमेंट बैकवर्ड जाने लगता है, वैसे वैसे वो कंप्रेशन भी दूर जाने लगता है। बट स्टिल जैसे वो वाइब्रेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो वो अपने सामने वाले एयर को पुश करके कंप्रेस करके हाई प्रेशर का रीजन बना देता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। आई होप को ये समझ में आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड। ठीक है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव होता है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क के जो फॉर्क है वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड आते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, इट्स क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। वहाँ पे कौन सा रीजन क्रिएट होता है, वहाँ पे लो प्रेशर वाला रीजन क्रिएट होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर रीजन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लो प्रेशर इज़ कॉल्ड एज अ रेयर फ्रैक्शन। क्योंकि हाई प्रेशर वाला जो रीजन फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। तो जो रीजन लो प्रेशर वाला है इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये आपको याद आता है, इट्स अ रीजन ऑफ रेयर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। जब वो फॉरवर्ड जाता है तो वो कंप्रेशन शो करता है, जब वो बैकवर्ड मोशन शो करता है तो वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आपको दिखता है। तो ये रीजन क्रिएट होते हैं जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होता है तब, और उसी वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, और वो साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल होता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वो जो वेव ट्रैवल होती है वहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इस टाइप के वहाँ पे रीजन भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखना है एज एग्जाम्पल, क्योंकि इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ साउंड और ट्रैवलिंग ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम। तो देखो यहाँ पे साउंड वेव्स गिव राइज टू अ चेन ऑफ कंप्रेशन। ये जो साउंड वेव है वो क्या देती है, चेन देती है किसकी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वो क्या है, एक चेन है। मतलब पहले कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन एंड फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसी चेन साउंड वेव हमें देता है। और आपको पता है कि कंप्रेशन मतलब क्या, इट्स अ हाई डेंसिटी एंड रेयर फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट द लो डेंसिटी। तो ऐसे दो अलग अलग डेंसिटी की रीजन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है जब साउंड वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तब। मतलब कंप्रेशन देन रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, इस टाइप का आपको वहाँ पे प्रोपोगेशन दिखता है। और वो साउंड वेव फिर इस टाइप से अगर हम ट्रैवल करते देखेंगे तो इट फॉर्म्स अ क्रेस्ट एंड ट्रफ। सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साउंड वेव इस डायरेक्शन से प्रोपोगेट हो रही है, इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, और वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है। और आपको पता है कि वहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम पे जब वो मीडियम से ट्रैवल करेगी तो ट्यूनिंग फॉर्क का जब मोशन फॉरवर्ड में रहेगा तो वो कंप्रेशन शो करेगा, जब उसका मोशन डाउन मतलब बैकवर्ड रहेगा तो इट्स अ रेयर फ्रैक्शन। तो मतलब वो साउंड वेव एक कंटिन्यूस चेन फॉर्म करती है हाई डेंसिटी एज वेल एज लो डेंसिटी, दैट्स अ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के कंटिन्यूस वहाँ पे रीजन बनते रहते हैं। तो उसके वजह से यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है वेव, तो ये जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट ये पोर्शन हमें शो करता है कंप्रेशन, और ट्रफ ये रीजन हमें शो करता है रेयर फ्रैक्शन। ये आपको याद रखना है। तो सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ से ये वेव बनती है और वो वेव ट्रैवल होती है अलॉन्ग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये वेव भी ट्रैवल करती है, जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ का सक्सेसिव अरेंजमेंट होता है। और क्रेस्ट मतलब क्या होता है, कंप्रेशन, एंड ट्रफ मतलब होता है रेयर फ्रैक्शन। तो क्रेस्ट ट्रफ इस टाइप का अरेंजमेंट आपको वहाँ पे दिखता है जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तब। तो इसीलिए वहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब इस वेव के जब वेव ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू, तो वहाँ पे एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, वन प्लेस, मतलब वो टोटली वहाँ से मूव नहीं हो जाते पार्टिकल्स, इट्स वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं होते, वो सिंपली क्या होते, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते, ऑसिलेट होते, मतलब इट्स शोज अ टू एंड फ्रो मोशन। आपको अभी बताया था इसके पहले, तो वो कौन सी मोशन शो करता है, टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, मतलब सिंपली वो क्या होता है, एक जगह पे ऑसिलेट होता है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोर्शन, उसकी पोर्शन अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ से यहाँ फिर वापस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें हमें इको के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, हमें इको स्टडी करना है। और इको क्या है, इको इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, ठीक है। इको क्या होता है, ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन होता है, और ये रिपीटेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाय सम सरफेस। रिफ्लेक्शन होने के वजह से जब कोई साउंड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है तब उस साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से आपको साउंड रिपीट होते हुए दिखता है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो इको क्या है, इट्स अ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, ठीक है। इको क्या है, ये ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन है, और ये रिपीटेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। कुछ सरफेस में रिफ्लेक्शन होने की वजह से ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन होता है, उसी को ही हम इको बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये इको कैसे प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें देखना है, तो उसके लिए हमें एक वॉल कंसिडर करना है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड कंसिडर करना है, कार्डबोर्ड के ऊपर आपको दो पाइप कंसिडर करना है, और पाइप के दो पाइप कंसिडर करना है, और उसका अरेंजमेंट जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है उस टाइप, मतलब जैसे अरेंज करके दिया है वैसे आपको इसका अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे आपकी वॉल रहेगी, ये आपका वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर आपको ये पाइप इस तरीके से अरेंज करनी है, ठीक है। और यहाँ पे उस पाइप के एक एंड पे आपको क्या रखना है, क्लॉक रखना है, ठीक है। और दूसरी साइड में आप साउंड अपना, मतलब इसका जो साउंड है रिफ्लेक्शन का, वो हियर करने के लिए आप वहाँ पे अपना ईयर लगा सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे दिया है कि प्लेस अ क्लॉक नियर द एंड ऑफ वन एंड ऑफ द रूम, ये आपकी पूरी असेंबली होगी। हमने एक वॉल कंसिडर की, एक वुडन टेबल लिया, वुडन टेबल के ऊपर आपने दो पाइप प्लेस किए, और पाइप के एक एंड पे हमने रखा आप क्लॉक, ठीक है, जिसका साउंड क्रिएट होता है टिक टिक जैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका असेंबली क्या रहेगा, प्लेस अ क्लॉक नियर द एंड ऑफ वन ऑफ द ट्यूब, आपको क्लॉक प्लेस करना है ट्यूब के एक एंड पे, ठीक है। एंड यू कैन हियर अ साउंड क्लियरली एट द एंड ऑफ द अदर ट्यूब, दूसरे ट्यूब के एंड पे हम क्या कर सकते हैं, साउंड को क्लियरली हियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये ऐसा क्यों होता है कि आपने ट्यूब के एक एंड पे क्लॉक रखा है और दूसरे एंड पे आप क्लियरली अपने कानों से आवाज़ सुन सकते हो, इट्स बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। क्लॉक का जो टिक टिक आवाज़ है वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पे वाइब्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ, एक्चुअली इसका साउंड वेव, आपको पता है इसका साउंड वेव। तो ये जो साउंड जो वेव के फॉर्म में यहाँ से ट्रैवल करते जाएगा, इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा, एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड, एंड रिफ्लेक्ट होके वो साउंड रिपीटेड मैनर में आपको सुनाई देगा, एंड वो आपको यहाँ पे दूसरे एंड पे सुनाई देगा, ठीक है। मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल साउंड आएगा वो वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो साउंड आपको रिपीटेड मैनर में सुनाई देगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल, ओके। दूसरा एग्जांपल भी आप इजीली देख सकते हो, जैसे आप कोई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए कोई सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया आपको प्लेन ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको सरफेस एरिया रफ भी रहा तो भी आपको इको सुनाई देता है, मतलब आपको ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन सुनाई देता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस और बाय स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि स्मूथ और रफ सरफेस इज़ नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस होना ज़रूरी है, चाहे वो स्मूथ हो या चाहे वो रफ हो, चलेगा। बट अगर वहाँ पे सरफेस ही नहीं है तो वहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन भी नहीं होगा और हमें इको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। जैसे आप कोई जगह पे हो, जैसे कोई एम्प्टी स्पेस बोलने की वजह आप कोई बड़ी बिल्डिंग में हो या फिर कोई पुरानी हवेली में हो, अगर आप वहाँ पे साउंड
ज़ोर से चिल्लाते हो तो क्या होता है, जैसे आप ज़ोर से चिल्लाते हो तो जो भी उस बिल्डिंग का सरफेस है तो उस ओरिजिनल साउंड आपका उस बिल्डिंग के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है एंड अगेन इट रिफ्लेक्ट, और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो साउंड आपको रिपीटेड मैनर में सुनाई देता है। उसी को हम बोलते हैं इको। हमें अपना ही आवाज़ रिपीटेड मैनर में सुनाई देता है। आपने कभी देखा होगा, आप अगर कोई ऐसे जगह पे जाते हो जो वहाँ पे पूरी जगह खाली, वहाँ पे बहुत शांति है, ठीक है, तो उस जगह पे भी साउंड आपको खुद का रिपीट होते दिखता है क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया होता है। आपको आप रूम स्पेशली ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हवेली होती है, उस टाइप के केसेस में आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज इको। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। तो इको आपको समझ में आ गया। इको क्या है? इट्स अ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, ठीक है, सरफेस के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको इको सुनाई देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन क्या है वो हमें देखना है। आई होप आपको इको का पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देन रिवर्बरेशन क्या है वो हमें देखना है। तो रिवर्बरेशन इज़ द persistence of sound due to repeated reflection of sound. What is reverberation? Persistence of sound due to repetition of due to repeated reflection of sound, ठीक है। persistence of sound due to repeated reflection of sound is called as the reverberation, बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। जैसे जैसे एक ऑडिटोरियम है या फिर एक बिग हॉल है, ठीक है, क्या कहा मैंने, एक बिग ऑडिटोरियम है या फिर कोई एक बिग हॉल अगर है, तो उस केस में क्या होता है, बिग ऑडिटोरियम या फिर बिग हॉल अगर है तो बिग हॉल में, बिग ऑडिटोरियम में अगर कोई सिंगर गा रहा है और एग्जैक्टली उसके सामने, मतलब यहाँ पे सिंगर है, ये आपका बिगर हॉल है, इस बिगर हॉल में ये सिंगर है और यहाँ पे आपका लिसनर है जो सुनने वाला है, ठीक है। अब जैसे ये सिंगर गाएगा, ठीक है, जैसे वो मतलब जैसे वो साउंड क्रिएट करेगा तो वो साउंड डायरेक्टली तो लिसनर के पास जाएगा, नो डाउट वो डायरेक्ट जाएगा, एज वेल एज वो साउंड जो है वो उस ऑडिटोरियम के वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट होके रिपीटेड मैनर में भी आपको जाते हुए दिखेगा, ठीक है। वो आपको रिपीटेड मैनर में दिखेगा इन द सेंस क्या, कि उसका रिफ्लेक्शन होगा, साउंड का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, साउंड रिफ्लेक्ट होगा और उसकी वजह से आपको रिपीटेड साउंड उसमें आपको सुनाई देगा, कहाँ पे, ऑडिटोरियम या फिर बिग हॉल में, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्लियर हो गया। डायरेक्ट साउंड तो आता ही है, बट एज वेल एज वो जो उसका साउंड है वो हॉल के वॉल को स्ट्राइक करता है और फिर से रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्शन की वजह से आपको रिपीटेड साउंड सुनाई देता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। दैट इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन एक ही बार नहीं हो रहा है। जैसे इसके पहले हमने एक वॉल देखा था, उसमें रिफ्लेक्शन एक ही बार हुआ था, लाइक वाइज यहाँ पे क्लॉक रखा था, यहाँ पे ईयर था, ये वो एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, रिपीटेड मैनर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब साउंड जो है वो कैसे रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो जो साउंड है वो बहुत बार रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसकी वजह से आपको साउंड तो रिपीटेड मैनर में सुनाई देगा ही, बट उसको स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं रिवर्बरेशन। मतलब डायरेक्ट साउंड भी जाता है और बहुत बार रिफ्लेक्शन होके उस साउंड का रिपीटेशन भी होते जाता है, तो उसके वजह से वहाँ पे जो फिनोमेना आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल एंड रूफ ऑफ द रूम मल्टीपल टाइम। आपको पता है कि साउंड वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है वॉल से या फिर रूफ से, ठीक है, ऑफ अ रूम का रूफ है, छत है या फिर रूम की वॉल है, तो उस वॉल से, रूफ से आपका साउंड आपको रिफ्लेक्ट होते दिखता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। क्योंकि हॉल आपका बंद है, रूम बंद है, तो जैसे ही आप आवाज़ निकालोगे तो रूम का वॉल है, रूम का रूफ है, तो वहाँ पे बहुत बार साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपको रिपीटेड मैनर में सुनाई देगा, वो भी कंटिन्यूसली सुनाई देगा। दिस कॉज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूस, वो आपको साउंड कंटिन्यूसली दिखेगा एंड उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सोनार। व्हाट इज सोनार? सोनार इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। सोनार क्या है? ये एक शॉर्ट फॉर्म है
ठीक है। अब ये सोनार किसका शॉर्ट फॉर्म है? सोनार जो है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। सोनार इस वर्ड में कौन से टर्म्स है? एसओ जो है दैट स्टैंड फॉर द, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो सोनार में एसओ जो है दैट स्टैंड फॉर द साउंड, एनए स्टैंड फॉर नेविगेशन एंड एआर जो है दैट स्टैंड आर स्टैंड फॉर द रेंजिंग। आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार एसओ एन ए आर इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, ये क्या एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और उसमें कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है? सोनार में एसओ जो है दैट स्टैंड फॉर द साउंड, उसके बाद एनए जो है दैट स्टैंड फॉर द नेविगेशन एंड आर जो है दैट स्टैंड फॉर द रेंजिंग। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सोनार बोलते। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इट्स नथिंग बट द सोनार। ये सोनार ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका हमने अगर फुल फॉर्म लिखा तो एसओ स्टैंड फॉर साउंड, एन ए स्टैंड फॉर नेविगेशन एंड आर स्टैंड फॉर द रेंजिंग। ठीक है। देन उसके बाद देखो सोनार टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। सोनार टेक्निक जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सोनार टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? डायरेक्शन क्या है साउंड वेव जो ट्रैवल हो रही है उस, ठीक है, मतलब जो वेव वहाँ पे साउंड वेव जो ट्रैवल हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्टेंस कैसा है, और स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, और वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है जैसे फिश है या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, ये सब हमें पता चलता है किसके हेल्प से? सोनार टेक्निक के हेल्प से। इसीलिए वहाँ पे दिया कि सोनार टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन क्या है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और उसकी स्पीड क्या है उस ऑब्जेक्ट की उस वाटर के अंदर, वो हमें सब चीज़ें पता चलती है। और ये किसके हेल्प से पता चलती है? सोनार टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ किया जाता है इस टेक्निक में, जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब ये सोनार कैसे यूज़ करते हैं? हाउ वी यूज़ द सोनार। सोनार को हम कैसे यूज़ करेंगे? सोनार सोनार आपको स्टडी करने के लिए आपको एक बोट या फिर शिप कंसिडर करना है। ठीक है, क्या कंसिडर करना है? सोनार अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो कैसे वर्क करती है या सोनार कैसे वर्क करता है, ये अगर हमें स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले एक बोट या फिर शिप कंसिडर करनी है। और उस बोट और शिप में क्या फिट किया है? ट्रांसमीटर फिट किया है, एज वेल उसमें रिसीवर भी फिट किया है, और वो सी में एक सी बेड भी प्रेजेंट है। मतलब कि हमने एक सी कंसिडर किया है जहाँ पे हमने शिप कंसिडर की है, और उस शिप में क्या फिट किया हुआ है? ट्रांसमीटर फिट किया है, इवन उसमें रिसीवर भी फिट किया हुआ है, और उसी में एक सी बेड भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ये हमें कंसिडर करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये जो ट्रांसमीटर उस बोट में फिट किया हुआ है वो ट्रांसमीटर क्या करता है? दिस ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, जो ट्रांसमीटर उस बोट में या फिर शिप में अटैच किया हुआ है वो ट्रांसमीटर क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। मतलब पहले वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करेगा और फिर उस अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट करेगा वाटर के थ्रू। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसमिट? वाटर के थ्रू वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव वहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। कहाँ से निकल के? ट्रांसमीटर से निकलेगी। मतलब ट्रांसमीटर उसको प्रोड्यूस भी करेगा और उसको ट्रांसमिट भी करेगा वाटर के थ्रू। किसको? अल्ट्रासोनिक साउंड को वो प्रोड्यूस एज वेल वो ट्रांसमिट करेगा, और वो उसको वाटर के थ्रू मतलब एक्चुअली वो वेव ही, जैसे ही वो ट्रांसमीटर से वो वेव निकलेगी तो वो तो ट्रैवल करेगी। तो ये वेव जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कैसे ट्रैवल करेगी? वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करेगी। किसके थ्रू ट्रैवल करेगी? जैसे यहाँ पे दिया ये वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करते करते जाएगी। ठीक है, वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करेगी एंड स्ट्राइक अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। और वो क्या करेगी? वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको टच, जैसे सी बेड है
तो सी बेड भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो उसको ट्रैवल, और कोई दूसरा कोई स्टोन वहाँ पे आ जाता है बीच में, तो वो उसको भी स्ट्राइक कर देगी। ठीक है, तो वो जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है जो ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रैवल कर, ट्रांसमीटर से प्रोड्यूस और ट्रांसमिट हो रही है, वो वाटर के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, सी बेड को या फिर कोई ऑब्जेक्ट को जो वाटर के अंदर है उसको वो स्ट्राइक करेगी। ठीक है, देन आपको पता ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता है और उसको साउंड वेव अगर स्ट्राइक करे तो 100% वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो तो रिफ्लेक्ट होना ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जब वाटर से ट्रैवल हुई जो साउंड वेव है, अल्ट्रासोनिक जो वेव है, वो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगी वाटर के अंदर के, तो वो फिर से रिफ्लेक्ट होगी बैक, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, वो क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी। और उसके वजह से आपको पता ही है कि उसके वजह से आपको साउंड सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से रिपीटेड साउंड आपको सुनाई देता है। जो वेव रिफ्लेक्ट होती है वो रिसीवर के पास जाती है। अब रिसीवर कौन सा काम करेगा, रिसीवर के पास जो अल्ट्रासोनिक साउंड आ रहा है जो रिफ्लेक्ट हुआ है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में विद द हेल्प ऑफ रिसीवर। मतलब उस अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीवर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, एंड दिस सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रेटेड, और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रॉपरली इंटरप्रेटेड भी रहते हैं। अब इसी दौरान जब रिसीवर जब सिग्नल को रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उसी टाइम पे हम टाइम डिफरेंस नोट करते हैं, और ये जो टाइम है दैट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप एंड ऑब्जेक्ट, और ये टाइम हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड ऑब्जेक्ट। ये जो शिप है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें किससे पता चलता है, टाइम। और टाइम हम कब निकालते हैं, जब रिसीवर्स अल्ट्रासोनिक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम पे हमें टाइम डिफरेंस पता चलता है, और उस टाइम से हम डिस्टेंस निकालते, किसके बीच का, शिप और वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है, देन ये जो सोनार सिस्टम है उसके यूजेस हमें देखना है। सोनार सिस्टम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सोनार सिस्टम इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, सोनार सिस्टम कहाँ पे यूज़ की जाती है, द डेप्थ ऑफ द सी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई सी के डेप्थ डिटरमाइन करने की, वो किसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, मतलब फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर से लेकर एंड तक, बॉटम तक उसकी डेप्थ कितनी है, वो हम सोनार सिस्टम से डिटरमाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद सोनार इज़ ऑल्सो यूज टू सर्च द अंडर वाटर हिल्स। अगर वाटर के अंदर कोई हिल्स है, वैलीज़ है, सबमराइन एरियाज़ है, आइसबर्ग है, सनस्केन शिप्स है, इस सब को वो सर्च कर सकता है, कौन, सोनार। तो इसीलिए वहाँ पे देखिए सोनार इज़ ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमराइन्स, आइसबर्ग, सनस्केन शिप एक्सेट्रा, इन सब को सर्च करने के लिए सोनार हेल्प करता है। ठीक है, देन इसके बाद देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमें ये टॉपिक स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है हमें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। हमें साउंड की वेलोसिटी को स्टडी करना है। किसकी वेलोसिटी को स्टडी करना है, साउंड की वेलोसिटी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब व्हाट इज़ वेलोसिटी आपको नीचे दिया हुआ है, व्हाट इज़ वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड by a point on the wave in unit time is called as a velocity। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव इन अ यूनिट टाइम। वेव के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमें ये वेलोसिटी और साउंड अगर हमें स्टडी करना है तो हम उसके लिए उसको ग्राफिकल मैनर में स्टडी करेंगे। ग्राफिकल मैनर में स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मैनर में अगर हम स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कैसे आता है वो भी हम देखते हैं, बट पहले हम बिफोर दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये वेलोसिटी क्या है, इट्स अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है।
ठीक है, हमने ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन देख ली, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव इन अ यूनिट टाइम। वेव के ऊपर जो पॉइंट है वो कितने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट्स अ वेलोसिटी। उसको अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देन उसके बाद देखो अब यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस कितना पार्टिकल ने ट्रैवल किया या पॉइंट ने ट्रैवल किया वो अगर हमें देखना है, मतलब कितना, सॉरी ट्रैवल नहीं, इट्स कवर्ड, कितना कवर किया वो अगर हमें देखना है तो हम उसको ग्राफिकल मैनर में देखेंगे। तो आपकी ये वेव है, ठीक है, ये वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है और ये ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो ये जो पोर्शन है इट इज़ अ क्रेस्ट, ठीक है, और ये जो पोर्शन है दैट इज ट्रिप। आपको पता है कि जो ऊपर वाला है जो एरिया होता है क्रेस्ट, दैट इंडिकेट द कंप्रेशन एंड ट्रफ इट इंडिकेट द रेयर फ्रैक्शन। तो सक्सेसिव क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, तो ये दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। ठीक है, क्या होता है वेवलेंथ, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ओके, अब आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ। आपके फॉर्मूले में जो आपने डिस्टेंस लिया है वो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, वेवलेंथ, जिसको हम किसे यूज करते हैं, लैम्बडा से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्बडा। और हमें टाइम कितना लेना है, टाइम इज इक्वल्स टू टी लेना। अब ये सारी टर्म हमें इस फॉर्मूला में पुटअप करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब वेवलेंथ आपको पता है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से, और टाइम को हम टी से। तो v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी, ये आपका इक्वेशन हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा आपने रीअरेंज किया, ये जो t है डिनोमिनेटर में उसको हमने 1/t के फॉर्म में लिखा। सेम इक्वेशन है बट हमने थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लिखा, लैम्बडा को सेपरेट लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 1/t लिखा। ठीक है, 1/t हमने सेपरेट कर दिया, तो v इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 1/t। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता है न्यू क्या होता है, न्यू जो है इट्स अ फ्रिक्वेंसी एंड दैट्स फॉर्मूला इज न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। न्यू क्या होता है, इट्स अ 1 टाइम पीरियड। ठीक है, और 1/t जो आपके पहले इक्वेशन में है, तो इस इक्वेशन में आपको क्या पुटअप करना है, 1/t के जगह पे न्यू पुटअप करना। अगर आपने इस 1/t के जगह पे अगर न्यू पुटअप कर दिया, इस 1/t के जगह पे क्या पुटअप करोगे, आप न्यू पुटअप करोगे, तो व्हाट वी गेट, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा जैसे कि वैसे रहेगा, और इसकी जगह पे आपको क्या प्लेस करना है, न्यू प्लेस करना है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू न्यू, इट्स अवर न्यू इक्वेशन। एंड what is this equation, its velocity is equals to wavelength into frequency। ठीक है, what is velocity, velocity is equal to wavelength into frequency, wavelength is lambda and nu it's a frequency। तो आपको एक नया वेव इक्वेशन मिल गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन। ठीक है, कौन सा वेव इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू न्यू, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, इट्स नोन एज अ वेव इक्वेशन। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिबल कॉमा इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। हमें क्या स्टडी करना है, ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड स्टडी करना है। देखो यहाँ पे जो लिमिट ऑफ हियरिंग होती है ह्यूमन ईयर की, ठीक है, लिमिट ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर आर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, लिमिट्स ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर कितना है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब लेस दैन 20 हर्ट्ज है तो वो नहीं सुन पाएगा, इवन वो ग्रेटर दैन 20 हर्ट्ज भी उसका साउंड आता है तो भी वो सुन नहीं पाएगा। उसका जो बेस्ट हियरिंग है वो कितना है, इट्स अ 3000। ठीक है, कितना है उसका बेस्ट हियरिंग, इट्स अ 3000 हर्ट्ज। इस फ्रिक्वेंसी पे वो आराम से सुन सकता है। ठीक है, और ये जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और बेस्ट हियरिंग कौन से साउंड पे होता है, 3000 हर्ट्ज पे। देन इसके बाद साउंड विथ फ्रिक्वेंसी स्मॉलर दैन 20 हर्ट्ज। अगर 20,000 हर्ट्ज से जो लेस साउंड होता है, जो हमें सुनाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ इंफ्रारेड साउंड।
ठीक है, आपको क्या याद रखना है, द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर दैन 20 हर्ट्स, अगर लेस दैन 20 हर्ट्स अगर साउंड है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रा रेड साउंड, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 हर्ट्स टू 20 हर्ट्स। 0 से लेकर 20 हर्ट्स तक के नीचे का जितना भी साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड साउंड। मतलब अपने नॉर्मल ईयर से हम सुनना पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड साउंड। ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद साउंड विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्स, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है, ग्रेटर है, देन दैट साउंड इज कॉल्ड एज अ अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 हर्ट्स, 20 हर्ट्स से ज़्यादा वाले साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रा साउंड, और इस साउंड पे भी हमें सुनाई नहीं था, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा साउंड। और उसकी रेंज कितनी है, इट्स बिकम 20,000 हर्ट्स से लेकर 1,60,000 हर्ट्स तक उसकी रेंज रहती है अल्ट्रासोनिक साउंड की, ठीक है। उसको हम अल्ट्रा साउंड बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो हमने कौन से पॉइंट देखे, ऑडिबल साउंड देखा जो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स के बीच में होता है, और बेस हियरिंग होता है 3,000 हर्ट्स पे, और साउंड फ्रीक्वेंसी लेस दैन अगर 20 हर्ट्स है, मतलब स्मॉलर दैन 20 हर्ट्स है, तो इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड साउंड। साउंड फ्रीक्वेंसी विद ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्स अगर, तो इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन ईयर। ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ईयर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। वी हियर अ साउंड बिकॉज ऑफ आवर ईयर। आपको पता है कि हम अपने ईयर से सारे टाइप के साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। देन इट्स अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ठीक है। अब जब साउंड वेव ईयर ड्रम के ऊपर फॉल होती है, या फिर ईयर ड्रम के ऊपर जब साउंड वेव ट्रैवल कर स्ट्राइक करती है, तब वहाँ पे जो ईयर ड्रम है, वो ईयर ड्रम क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ये जो साउंड वेव अगर ये स्ट्राइक होगी किसके ऊपर, इस ईयर ड्रम के ऊपर, तो वो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम क्या है, ये एक थीन फिल्म है, एक थीन पर्दा है। क्या है वो, एक थीन फिल्म है, या फिर उसको हम बोलेंगे थीन या फिर पर्दा है, ठीक है। और जब ये साउंड वेव उसके ऊपर फॉल होगी तब वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, ठीक है। और वो जो उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वो वाइब्रेशन कहाँ पे जाएगी, कोक्लिया के पास। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो शील्ड जैसे पार्ट आपको दिख रहा है, वो क्या है, कोक्लिया है, ठीक है। शील्ड जैसा पार्ट क्या है, इट्स अ कोक्लिया, और उसके साथ में एक ऑडिटरी नर्व्स भी अटैच की हुई है। तो जैसे ही वाइब्रेशन ईयर ड्रम से निकलते हैं, वो वाइब्रेशन जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कहाँ पे होते हैं ये सब, कोक्लिया में, ठीक है। जैसे कोक्लिया इस शील्ड टाइप स्ट्रक्चर में वाइब्रेशंस जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व के हेल्प से ब्रेन के तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, या फिर वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो हमें साउंड सुनाई देता है। क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं इन शॉर्ट में कि ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर का। जैसे ही साउंड वेव फॉल होती है ईयर ड्रम के ऊपर, तो वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, उससे निकले हुए जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशन कहाँ जाते हैं, कोक्लिया में जाते हैं। दैट्स दिस स्ट्रक्चर, जो शील्ड जैसा स्ट्रक्चर है। फिर उस कोक्लिया में उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होते हैं ब्रेन के तरफ थ्रू नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू वो कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं, और वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है जो हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईयर के बारे में, ईयर का फंक्शनिंग। और ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ द आउटर ईयर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, आउटर ईयर है। सेकेंड जो है दैट इज़ मिडल ईयर, एंड थर्ड वन इज़ द इनर ईयर। कौन से पार्ट है,
फर्स्ट आउटर ईयर जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, सेकेंड जो है वो मिडल ईयर है, एंड थर्ड वन इज़ इनर ईयर। ऐसे 3 पार्ट्स में हमने ईयर को डिवाइड किया हुआ। और जो मिडल ईयर है ये पार्ट बहुत ही छोटा होता है, या फिर दोनों के कंपैरिजन में, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट के कंपैरिजन में जो सेकेंड मिडल पार्ट है वो थोड़ा छोटा होता है। तो ये होगी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन ईयर।